सरगम के सितारे। फिल्म संगीत का सुरीला सफरनामा। सरगम के सितारे। पिछले हफ्ते सरगम के सितारे कार्यक्रम में आप सुन रहे थे सुरीली गायिका कविता कृष्णमूर्ति से यूनुस खान की बातचीत। सरगम को सुन जागा रहा है समा। उस दिलचस्प बातचीत का अगला हिस्सा लेकर आज हम फिर हाजिर हैं। तुम्हारे तो चलिए सुने कविता कृष्णमूर्ति से यूनुस खान की बातचीत का दूसरा भाग। बिंदा शाम मानत नाही, बिंदा शाम मानत नाही, कासे कहूँ मैं अपनी जिया की सुनत नाही माई, काहे छेड़ छेड़ मोहि इश्क। कविता जी बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार आपको भी और सुनने वालों को भी। कविता जी, आपके गाने का सिलसिला जो है वो प्यार झुकता नहीं वो फिल्म है जिसने आपको पहचान दिलाई, और उसके बाद हवा हवाई आ गया। और हवा हवाई तो जैसे कविता कृष्णमूर्ति की पहचान बन गया है। ये था कि हवा हवाई भी मुझे लगता है कि शायद आशा जी से डब करवाते, वो उनका स्टाइल का गाना था। लेकिन मुझे याद है कि सेट्स में बहुत सारे म्यूजिशियंस, कोरस सिंगर्स थे, फिर अजीब अजीब वर्ड्स आए, वो पकची के पहले बहुत सारे मुंबासा असितुसी, तो लक्ष्मी जी उसको फिर संवार के मैंने जो गाया वो गाना पहले टेक में ओके हो गया था एक्चुअली वो गाना। तो उसमें आप सोचेंगे वो जानू की जगह मैंने पहले अंतरे में जानू जो तुमने बात छुपाई की जगह जीनू जो तुमने बात छुपाई, पहली बार यही गाया मैंने। तो गाना ओके हो गया। ओके होने के बाद मैंने लक्ष्मी जी से कहा कि मैंने कहा लक्ष्मी जी और एक टेक ले लीजिए ना, मैंने जानू की जगह। बोले नहीं नहीं कविता जी बहुत अच्छा हुआ ये गाना। मैंने कहा नहीं मैंने जीनू कहा है। बोले नहीं वो तो वैसे भी जब फाइनल डबिंग होगा हम ठीक कर लेंगे। तो मैं घर चली गई। उसके बाद बहुत 5-6 महीने के बाद लेकिन लक्ष्मी जी के यहाँ से फ़ोन आया, उनके चंद्रकांत जी थे, उन्होंने फ़ोन लगा के बोले लक्ष्मी जी आपसे बात करेंगे। लक्ष्मी जी बोले मुबारक हो कविता जी, मैं आपको हमारी एक डिसीजन बता देता हूँ प्यारे, मैं हम लोग ने सबने तय किया कि ये गाना आपकी आवाज़ में रहेगी। क्या बात है, जबकि वो तो डब करने के लिए गाया था आपने। पहले तो बहुत खुशी, फिर लक्ष्मी जी जीनू रह गया तो मैं आके डब कर दूं। बोले नहीं कविता जी ये मुझे लगता है कि ये गाना आप ही खुद ऐसे वापस गा नहीं सकेंगे, जैसा है वैसे ही ठीक है। और ऐसा ही रहा फिर ऐसे ही रहा। हवा हवाई अभी वी हवा हवाई अभी वी मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। मैं ख्वाबों की शहज़ादी, मैं हूँ हर दिल पे छाई। बादल है मेरी जुल्फ़ी,
लकी चुम, रप चिकी लकी चिकी चिकी लकी चिकी चुम। कविता जी, कामयाबी मिल गई थी, नाम हो गया था हवा हवाई के जरिए, श्रीदेवी जैसी टॉप एक्ट्रेस के लिए आपने गाना गा लिया था। कैसा महसूस हो रहा था जहां लता मंगेशकर, आशा भोसले जैसी सिंगर्स एक्टिव थीं और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी जैसे म्यूजिक डायरेक्टर्स काम कर रहे थे, उनके बीच में आप एस्टेब्लिश हो रही थी? नहीं, आप सच्ची सोचिए, उन दिनों में कभी कभी दिन में 2 गाना, एक बार मुझे याद है लक्ष्मी जी के एक दिन में हमने 3 गाना भी गाया, और प्रोड्यूसर्स ये भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं कविता जी गाने दीजिए। ऐसे ऐसे इतने सारे गाने हुए मेरे। अजूबा में फिर शशि कपूर जी का भी गाना हुआ, व्हाट अ फैंटास्टिक जेंटलमैन। तो ऐसे ऐसे लोगों के साथ फिर मेरा गाना हुआ। अभी मैं सोचती हूँ कि सच्ची में बताऊँ, आज भी मैं सोचती हूँ, लगता है ये सब एक सपना था, क्योंकि जिस तरह से मेरी पर्सनालिटी थी, मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे इस तरह से कामयाबी मिलेगी, क्योंकि मैं गाना गाती थी, पैसे लेती थी और घर भाग जाती थी जी। और घर पे मेरे 2 बहुत मतलब कुत्तों से बहुत प्यार है मुझे। तो मेरा कोई ना कोई पेट लैब्राडोर था, जर्मन शेपर्ड था, उसके पहले पूडल्स थे। तो मेरे इतना था कि मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, सिर्फ वो स्टूडियो जाती थी। और कभी लक्ष्मी जी बोलते थे आप कल आ जाइए, वो प्लैटिनम डिस्क का फंक्शन है, या प्रोड्यूसर के तरफ से फोन आता था, तो वो प्लैटिनम डिस्क के फंक्शन में भी जाना, स्टेज पे उठना, प्लैटिनम डिस्क लेना और भाग जाना घर। तो मेरे तरह इतना एक नॉन सोशल पर्सन, मैं सोचती हूँ कैसे मुझे कामयाबी मिली और कैसे इन लोगों से, मतलब इतनी इज्जत से ये लोग बात करते थे। पंचम दा, फिर बाद में उषा खन्ना जी, और भी बहुत सारे म्यूजिक डायरेक्टर्स थे जिनके लिए मैं गाने लगी, और बीच बीच में जिंगल्स भी गाया करती थी। वनराज भाटिया जी थे, वैद्यनाथन जी थे, इन लोगों की जिंगल्स भी गाया करती थी। फिर मन्ना दा का भी शोज करे, तो कहीं भी जाओ आई एम ओनली विथ फेमस पीपल और फेमस म्यूजिशियंस। तो अभी मैं सोचती हूँ कि हर रास्ता, मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे आज ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला ने मेरा हाथ पकड़ा और सारे रास्तों में मेरे को रोशनी देते गए कि तुम ऐसे चलो, ऐसे चलो, भी लेफ्ट मोड़ो, राइट मोड़ो। ये ऊपर वाला था जो रोशनी मेरे पाथ पे डाले, क्योंकि मेरी जिंदगी में मैं सिर्फ अच्छे लोगों के साथ मेरा उठना बैठना हुआ है। मैंने कोई, मतलब जो कहते थे ना कि एक फिक्र होता था कि कोई फिल्म इंडस्ट्री में आए तो कैसी लाइफ होगी, मैंने सिर्फ अच्छे लोगों को देखा है। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? तो ये ऊपर वाले नहीं मेरी रोशनी मेरे रास्ते में डाली। कुछ लोग किसी के बारे नेगेटिव बोलते थे, वो आदमी मेरे साथ अच्छा ही रहता था, वो मेरे तरफ
उसकी अच्छी साइड दिखाते थे। तो मैं ये कहूँगी कि मेरा एक सुहाना सफ़र रहा है और ऊपर वाले की हमेशा मेरे हाथ पकड़कर अभी तक मेरे रास्ते में मेरे साथ है, ऐसा लगता है मुझे। कविता जी, ये वो दौर था जबकि आप रफ़ी साहब के साथ भी गा रही थी, मुकेश जी के नजदीक जाने का भी मौका मिला उनके साथ, और किशोर कुमार भी, तलत साहब सबके साथ, तलत साहब भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों से जुड़ी यादें अब आप हमारे साथ बांटें। रफ़ी साहब के साथ बहुत गाने का तो मौका नहीं मिला, लेकिन एक बार मुझे याद है कि लक्ष्मी जी के दौरान ही वो लेडीज टेलर एक फिल्म बन रही थी जी। तो एज यूजुअल मुझे फ़ोन आ गया, महबूब पहुंच जाइए, महबूब स्टूडियो पहुंच जाइए। तो मैं गई तो देख रही थी पूरा गाना, मतलब 4-4:30 बजे पूरा सब गाना सेट हो रहा है और गाना टेक होने वाला है। तो मुझे सिंगर के कैबिन में लेके गए और वहाँ मोहम्मद रफ़ी साहब माइक के सामने खड़े थे और अभी कह रही हूँ ना, सब सपना लगता। तो मैं बैठी चुपचाप, वो नमस्ते किया, बहुत मीठे तरीके से नमस्ते बोल के मैं बैठी रही, ऐसे बैठी रही और सोफा में, और उनका गाना टेक शुरू हो गया। टेक शुरू होते क्या गा रहे थे रफ़ी साहब, क्या सुंदर उनकी आवाज़, और मैं बस उनकी तरफ देख रही हूँ, माइक की तरफ, कि कैसे माइक के सामने कैसे गा रहे हैं, कैसा थ्रो जा रहा है, ऐसे सिंगर यही सब देख रही हूँ। पर सेकंड अंतरे में एक लाइन आता था, वो कट हो जाता था, और आपको मालूम 5 बार कट हुआ उसी जगह पे, उसी लाइन पे रफ़ी साहब का। तो जब कट होता है वापस शुरू, गाना शुरू, वहाँ तो डबिंग का टाइम नहीं था, तो वापस रफ़ी साहब शुरू करे, वापस उसी लाइन पे और वापस कट। चौथी 5वीं बार जब उस लाइन पे कट हुआ, अपनी यकीन नहीं मानेंगे रफ़ी साहब ने क्या किया, वो फिर वापस टेक जब अनाउंस हुआ, उन्होंने अपनी जगह ठीक कर ली कि बोले हाँ अब लक्ष्मी जी याद हो गया, मैं करता हूँ। वो मेरे तरफ मुड़े, मैं बैठी हुई थी ना यहाँ पे, मतलब मुझे बोल रहे हैं कि सॉरी, पता नहीं मैं ये जगह पे आके लाइन भूल जाता हूँ, मेरे से गलती हो रही है और मैं माफ़ी चाहता हूँ, आपको इतनी देर मेरे वजह से बैठे रहने पड़े। अब ऐसा सब किस्सा जब मैं सोचती हूँ ना, मैं आपको बताऊँ, मैं मेरे आंखों में आंसू आते कि ये लोग कैसे लोग हैं, कैसे लोग हैं। इतना मोहम्मद रफ़ी, एक छोटी सी सिंगर जो बैठी हुई है, उसके तरफ माफ़ी कह रहे हैं कि मैं सॉरी, मैं आपको वेट करवा रहा हूँ। दिस ह्यूमिलिटी, आई थिंक हमारे जनरेशन, हम सब सिंगर्स को ये सीखना चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को भी, कि व्हाट इज़ ह्यूमिलिटी। और फिर उन्होंने गाया पूरा गाना, और उसके बाद, उनके गाने के बाद, मुझे वही पहली 2 लाइन उस गाने की गानी थी रीना रॉय के लिए। जी जी जी, तो वो एक यादगार दिन बन गया आपके लिए। एब्सोल्युटली, वो मेरे कहते हैं ना सुनहरे अक्षरों में।
अब ये जाना, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का। हम हंसी खेल समझते थे, समझते थे, हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का, लगाना दिल का, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का, ओ आना दिल का, ओ आना दिल का। हमसे ऊंची है बहुत ऊंचाई जाना की जमीन, हमसे ऊंची है बहुत ऊंचाई जाना की जमीन, ऊंचाई जाना की जमीन। वहाँ पहुँचती भी है आवाज हमारी के नहीं, उनसे हम कहने तो आए हैं, आए हैं, उनसे हम कहने तो आए हैं, फसाना 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 दिल का। अब ये जाना कि इसे कहते हैं दिल का, हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का, अब ये जाना कि इसे कहते हैं आना दिल का। अब ये जाना किसे कहते हैं आना दिल का। सुभान अल्लाह। हम हंसी खेल समझते थे, लगाना दिल का, अब ये कहते हैं आना दिल का। कट्टू किशोर दा एकदम कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से जी। तो वो सेट्स में आए, लक्ष्मी जी से गाना याद किया और गाना याद करने के बाद जब तक प्यारे भाई म्यूजिक सेट कर रहे हैं वो अपनी जिंदगी की बातें बोल रहे हैं। हाँ, उसके साथ बैकग्राउंड म्यूजिक कि मैं यहाँ से खंडवा से आया और मेरा भाई अशोक कुमार, फिर मैं बी आर चोपड़ा जी के ऑफिस में गया, फिर ऐसा हुआ टर्न है, उसने कह दिया कि तुम कितना काले हो, ये सब कहानी बोल रहे हैं और साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक भी चल रहा है उनका, टर्न सैड जब होता है ऐसे सब बोल रहे हैं और मैं हंस हंस के पागल हो रही हूँ। मतलब वो बोल रही है अपनी जिंदगी की स्टोरी पूरा एक्टिंग करके और मैं हंस रही हूँ हंस रही हूँ हंस रही हूँ। फट से प्यारे भाई की वहां से आवाज आई, रेडी फॉर टेक, चलो। और आपको मालूम नहीं मेरी इतनी खराश हो गई हंस हंस के, मैं 2 घंटे से हंस रही हूँ। मेरी आवाज एकदम फट और मैं पानी पीते जा रही हूँ कि अभी मुझे गाना है। अब मैं क्या करूँ, मैं भूल गई, मैं हंस रही हूँ। और किशोर दा आपको बताओ माइक पे गए और मेरे तरफ देख रहे हैं, क्यों बहुत हंसी ना, अब गाओ। क्या बात है। He was so mischievous और तब मुझे उनके किस्से सब, मुझे जो एक बार लता जी ने भी एक छोटा सा किस्सा उनके बारे में बताया था, मुझे वो सब किस्से याद है कि कितने शरारती इंसान है ये। अपने जो को सिंगर है ना उसको फंसाते हैं वो। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना सवार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना
सुनाई दे। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। जाने कैसा जादूगर है वो अनदेखा अनजाना, जाने कैसा जादूगर है वो अनदेखा अनजाना। उसकी दीवानी बन जा कहता है दिल दीवाना, उसकी दीवानी बन जा कहता है दिल दीवाना। क्यों उसकी दीवानी बनती हो तुम, खुद भी किसी से कम तो नहीं, वो कोई एटम बम तो नहीं। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में, मुझको ले आया है राही जाने कैसी राहों में। दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में, दिन में भी ये सपने देखूं मैं हूँ उसकी बाहों में। तुम तो बेकार तरसती हो, इस काम का मैं भी माहिर हूँ। वो गायब है मैं हाजिर हूँ। अरे क्या रखा है ऐसे मिस्टर इंडिया में? हाँ अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। मेरे सपनों का वो राजा, डिंग डंग डिंग डंग डंग। पागल अब तो होश में आ जा। डिंग डंग डिंग डंग डंग। कितना है वो हिम्मत वाला, होगा एक दिन तो मुंह काला। उसके जैसा नहीं है दूजा। जोगन मत कर इतनी पूजा। वो कोई ऐसा वैसा नहीं, एक दिन तुमको दिखला दूंगी, एक दिन तुमको समझा दूंगी कि क्या रखा है मेरे मिस्टर इंडिया में। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे मिलना है बेकार मिस्टर इंडिया से, छोड़ो मिलना सरकार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार मिस्टर इंडिया से। अरे करते हैं हम प्यार मिस्टर इंडिया से, हमको मिलना तो बार
साहब और मुकेश? मुकेश साहब के मैं ज्यादा किस्सा नहीं बता सकती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ उनके साथ स्टेज पे गाया है, लेकिन जी। 2-3 बातें हैं। एक तो वो सबको डार्लिंग डार्लिंग बोल के बात करते थे। बोले डार्लिंग डिड यू हैव योर टी, चाय आपको मिली, ऐसे बात करते थे। और उनके बेटे नितिन मुकेश भी जेवियर्स के हैं, मेरे दोस्त हैं, तो बहुत चार्मिंग इंसान थे। और जी। मुझे याद है जब मैं उनके घर पे एक बार गई थी रिहर्सल के लिए, या रिहर्सल नहीं, शो के पैसे लेने के लिए, शो के बाद उनका एक नया लता जी के साथ एक गाना हुआ था, रिकॉर्डिंग। तो बोले मेरा एक नया गाना सुनो। फिर पता है मुड़ के मुझे बोल रहे, आप लोग जैसे तो मैंने गाना नहीं सीखा है, मैं विद्वान तो नहीं हूँ, मैं बेसुरा भी गाता हूँ, आप सुनिए मेरा गाना। और उन्होंने सुना और आप तो जानते हैं मुकेश जी का क्या कमाल था गाने में जी। तो उनकी भी आशीर्वाद हुआ करती थी। वो मेरे माँ को बोलते थे, मैं उस टाइम गाती थी वो गाना मेघा छाए आधी रात, शर्मिली का गाना। जब मैं स्टेज पे गाती थी मैं देखती थी साइड में मुकेश जी खड़े रहते ये गाना सुनने के लिए। उनको शायद मेरा ये सिंगिंग इस गाने का अच्छा लगता था, बहुत आशीर्वाद देते थे। जेंटलमैन सिंगर हैं, वो ज़्यादा बोलते भी नहीं थे, चुप रहते थे और स्टेज पे आते थे बस हारमोनियम में और मेरी तरफ आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे बातें बहुत कम होती थी उनके साथ। लेकिन उनका बेटा खालिद मेरा क्लासमेट है, रह चुका है जेवियर्स में। तलत साहब का ये गाना भी सुनते हैं, इसकी एक झलक सुनते हैं। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। आहा रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए आई रात सुहानी देखो प्रीत लिए, मीत मेरे सुनो जरा हवा कहे क्या, सुनो तो जरा झिंगर बोले चिकी मिकी रिमझिम के ये प्यारे प्यारे गीत लिए। कविता जी, मदन मोहन हमारी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही अनूठे म्यूजिक डायरेक्टर रहे हैं, क्या कभी उनसे मिलने का मौका मिला है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब तक मैं प्लेबैक सिंगर बनी वो तो गुजर चुके थे, पर मुझे याद है कि एक बार मैं, रानू मुखर्जी, हम लोग कहीं पूना से आ रहे थे, पूना में हेमंता का शो था जी, पूना जा रहे थे, सॉरी,
और शायद मदन मोहन जी पूना से वापस आ रहे थे, तो लोनावला में एक जगह होता था जहाँ सब रुकते थे, बिरयानी था या चाय था, आपका कॉफी पता नहीं याद, एक बहुत फेमस जगह थी जहाँ सब रुकते थे उन दिनों में। तो एक आदमी शॉर्ट्स पहन के गाड़ी से उतरे और वो थे मदन मोहन जी, क्योंकि मुझे याद है रानू फट से मदन अंकल करके उनके पैर छूने गई और मैं भी मतलब दूर से ऐसे नमस्ते किया मैंने, पर वो बस पहली बार और आखिरी बार उनको देखा, उसके बाद वो गुजर गए। मदन मोहन का अगर कोई गाना सुनवाने को कहा जाए तो आप कौन सा गाना चुनेंगी? एक क्या, कितने सारे गाने, और लता जी और मदन मोहन जी का जो कॉम्बिनेशन, इट्स एब्सोल्युटली मेड बाय गॉड। भगवान ने ही उनसे ये काम करवाया उन दोनों से। एक गाना है जो काफी सिंपल लगता है पर बहुत कठिन है और शायद उतना पॉपुलर नहीं है जैसे आपकी नज़रों ने समझा, ये सब बहुत पॉपुलर गाने हैं, लेकिन ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसमें पंडित रामनारायण जी का सारंगी भी बहुत अच्छा है। वो है वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं, जो बात कर ले जो बात कर ले तो बुझते चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते कहो बुझे के जले हम अपनी राह चले या तुम्हारी राह चले, कहो बुझे के जले बुझे तो ऐसे कि जैसे किसी गरीब का दिल, किसी गरीब का दिल जले तो ऐसे कि जैसे चिराग जलते हैं, वो चुप रहे तो मेरे दिल के दाग जलते हैं। मुझे दुख रहेगा कि 3 म्यूजिक डायरेक्टर जिनके साथ मैं काम नहीं कर सकी, एक तो मदन जी और दूसरे एसडी बर्मन जो एक बार चीफ गेस्ट होके आए थे षणमुखानंद में मेरे प्रोग्राम में, और मैं गा रही थी पिया बिना। ओहो, अभिमान का गाना। हाँ, आपको नहीं बताऊं मैंने क्या गाया, सुर में गाया कि उल्टा गाया, मुझे कुछ नहीं मालूम। मुझे इतना मालूम है कि ये लोग सामने इतने बड़े फिगर होके मेरे सामने बैठे और पता नहीं मैं क्या गा के आई, पर उस प्रोग्राम में अशोक कुमार जी, एसडी बर्मन सब सामने बैठे और मैं मन्नादा के साथ गई थी गाने के लिए, तो एसडी बर्मन के लिए भी गा नहीं सकी मैं। उसके बाद भी वो गुजर गए। और थर्ड रोशन साहब तो पहले ही गुजर गए इंडस्ट्री में आने से पहले। कविता जी, म्यूजिक डायरेक्टर्स की बातें हो रही हैं और मेरा मन कर रहा है कि मैं पंचम दा की बातें करूं, लेकिन पंचम दा की बातों से पहले मजरूह साहब का जिक्र करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आप उन्हें बहुत पसंद करती रही हैं। मेरी बहुत श्रद्धा है उनके तरफ। एक तो पंचम दा के लिए ही मेरे मतलब शुरू के गाने तो पंचम दा के लिए ही होते थे, फिर बाद में लक्ष्मी जी के यहाँ पे भी मिला करते थे और वो आयुर्वेदा के बारे में बहुत कुछ जानते थे। और मैंने आपको कहा ना मेरे को बहुत सर्दी खांसी की तकलीफ रहती थी। मजरूह साहब जो है वो पढ़ाई से हकीम थे। हाँ, हकीम थे। तो वो मुझे बोलते थे तुम ऐसे दूध में काढ़ा ले लो, ये सब बोलते थे और बहुत बहुत प्यार से बात करते थे। पर मुझे खामोशी के दिन इसलिए याद आते हैं कि तब तक ही मास्टर भी मतलब 75 साल के करीब होंगे उस टाइम, और उनको अस्थमा की भी बीमारी थी। तो उस दिन सुबह 8 बजे सनी में डबिंग हुई और वो पहुंच गए थे 8 बजे, और वो पहुंचे, मैं पहुंचे, और एक्चुअली म्यूजिक डायरेक्टर्स बाद में आए। वो बेचारे बैठे हुए थे, तबीयत भी ठीक नहीं, और बोले देखा बेटा कोई आजकल वक्त से नहीं आता। फिर मुझे भी लगा इतने सीनियर राइटर पहले से बैठे हुए। फिर वो जतिन जी आए, ललित जी आए। फिर जब गाना शुरू हुआ एक जगह पे मैं अटक रही थी, तो बोले वो मेरी आवाज की वजह से बोले कुछ मैं शब्द बदल दूं तुमको, तो मैंने कहा आज मैं ऊपर आसमान नीचे। मैं बोली मजरू साहब आपका नहीं इतना सुंदर आपने लिखा। फिर मुझे आके बोले देखो बेटा इसमें तुम खुदा नहीं कहना, टेल मी ओ खुदा बोलना, टेल मी ओ खुदा, अब मैं क्या करूं। मैंने कहा मजरू साहब पर वो खुदा होता है ना। बोले नहीं तुम खुदा इसलिए कहोगे कि ये लड़की गोवा की लड़की है, गोवा की, वो शायद क्रिश्चियन कैरेक्टर था ऐसा कुछ था, तो वो लोग तो खुदा बेटा बोलेंगे ही नहीं,
वो लोग खुदा ही बोलेंगे, कलोकियल हिसाब से खुदा बोलेंगे। क्या बात है, क्या बारीकी है, इतनी बारीकी। फिर मैं हंसने लगी। मैंने कहा मजू साहब एक बात बताऊं आपसे, मैं अगर खुदा कहूंगी तो 100% लोग बोलेंगे ये कृष्ण मूर्ति है, इसको खुदा बोलना नहीं आता, साउथ इंडियन लड़की है। तो मैंने कहा आप क्यों मेरे को फंसा रहे? वो भी हंसने लगे, बोले नहीं तुम खुदा ही कहो। तो फिर आपने वैसे ही गाया उसको? खुदा ही कहा, लेकिन मैं सोचती कि तबीयत खराब है, लेकिन इतनी बारीकी से वो लोग, इतनी डेडिकेशन से काम, मैंने उनके चरण छुए और मैं मजू साहब को जिंदगी में कभी नहीं भूल सकती। उनकी एक शख्सियत थी, एक सिंसियरिटी, एक मिठास उस कैरेक्टर में जी। मुझे उनका ये भी गाना बहुत पसंद है। ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ऐ मेरे हमनशीं, मैं वहाँ तू जहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। मेरी सदा में बोले तू, ये कोई क्या जाने, मेरी सदा में बोले तू, ये कोई क्या जाने, गीत में है साज में है तू ही तू, नगमा तेरे दिल की जुबान, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान, ऐ मेरे हमनशीं, मैं वहाँ तू जहाँ, ये दिल सुन रहा है तेरे दिल की जुबान। दर्दे मुहब्बत के सिवा मैं भी क्या, तू भी क्या, दर्दे मुहब्बत के सिवा मैं भी क्या, तू भी क्या, ये ज़मीं हम आसमां
जाना कहाँ, जाना कहाँ। क्या बात है। पंचम दा का जिक्र हो रहा था कविता जी। पंचम दा इज लाइक अ होल यूनिवर्स। एक ऐसे इंसान जो किसी को नहीं बोलेंगे, लेकिन सारे उस्तादों से उन्होंने गाना सीखा है, समझा है। मतलब क्लासिकल म्यूजिक में बिल्कुल डूबे हुए एक इंसान। मतलब उनका गाना मैंने जो गाया, दिल ने कहा चुपके से, उसमें देखिए राग नंद का भी झलक आता है। वो जिस तरह से वो कंपोज करते हैं, लोगों को समझ में नहीं आएगा कि वो राग के अंदर है जी। वो तोड़ी को भी बदल के, तोड़ी में एक नोट बदल के अंतरा बना देंगे इस तरह से। मतलब इतना क्लासिकल म्यूजिक की जानकारी है। प्लस वो ऐसे इंसान है कि उनके घर पे गई हूँ और वो उन्होंने कहा कि कविता, हैव यू हर्ड ज़ैम्फिर? आई सेड नो दादा, ज़ैम्फिर कौन है? ओह, यू हैव नॉट हर्ड हिम, ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पैन फ्लूट प्लेयर्स ईस्टर्न यूरोप के, रोमानियन। तो ज़ैम्फिर के पहला सीडी मुझे पंचमदा से मिला। मतलब वर्ल्ड म्यूजिक सुनते थे, क्लासिकल म्यूजिक सुनते थे, फोक सुनते थे, वेस्टर्न सुनते थे, रशियन, ग्रीक, दुनिया का हर म्यूजिक सुनते थे। इतना सुनकर उनका जो गाना कॉम्पोजिशन आता था, उसमें इतने सारे कलर्स, इतने सारे ओरिजिनल कलर्स मिलते थे उनके गाने में। और एक ऐसे म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने इतना एक्सपेरिमेंट किया कि जिस जमाने में वॉइस एक साथ लेते थे, डबिंग का कोई सिलसिला नहीं चलता था, उस टाइम उन्होंने क्या जानू सजन जैसे गाना बनाया, जिसमें लता जी का मेन वॉइस चल रहा है और ऑब्लिगाटो में भी वायलिन लाइंस जैसे उनकी सेकंड वॉइस चल रही है। जी जी। वो टेक्निकल मास्टरी है कि उस टाइम उन लोगों ने कैसे वो सब गाना रिकॉर्ड किया। और कट्टू, मेरे कुछ गाने उनके साथ है। बॉक्सर में एक तो गाना गाया था मैंने, है मुबारक आज का ये सादराई शाम सुहानी, शादमानी हो, बड़ा प्यारा गाना था। शादमानी। फिर बॉक्सर, हम हैं लाजवाब, सारे फिल्म फ्लॉप 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 फ्लॉप। फिर लव स्टोरी 1942, उन्होंने वादा किया था तुमको मैं एक सक्सेसफुल फिल्म में गवाऊंगा। और लव स्टोरी 1942 में ऐसा था कि उनका गाना, अगर आप वो गाते समय आप उनको सुन रहे हैं ना, और उसको अगर आप 60% इमिटेट कर लें कि वो जो गा रहे हैं, बस आपका गाना सक्सेसफुल है। क्योंकि वो खुद ऐसे गाते थे गाना। वाह। मुझे याद है रिहर्सल में, क्योंकि पहली बार रिकॉर्डिंग है कुछ ना कहो मैंने गाया था, बाद में उनके जाने के बाद लता जी ने गाया, लेकिन पहली रिकॉर्डिंग पे मैं कुछ ना कहो गा रही थी। वो कुछ ना कहो जिस तरह से गाए ना, मैं आपको बयान नहीं कर सकती जिस तरह से उन्होंने कुछ ना कहो। शानू ने कमाल का गाया वो गाना, लेकिन फिर भी पंचमदा की आवाज मुझे गूंजती है म्यूजिक रूम में, किस तरह से उन्होंने कुछ ना कहो गाया। क्या बात है, एक्सप्रेशंस और वो सारी चीजें, थ्रो और एक्सप्रेशन। जी। कविता जी, ये जो गाना है 1942 लव स्टोरी का, उसके लिए आपको अपना पहला फिल्म फेयर मिला। जी जी। पहला फिल्म फेयर लेते हुए किस तरह के ख्यालात आपके जहन में आ रहे थे? दुख था, सुख था। जी। सुख तो ये था कि मैं, मेरी पूरी इंडस्ट्री में 12 साल के बाद मुझे पहला अवार्ड मिला लोगों के सामने। मुझे लगा कि सबका प्यार मिल रहा है मुझे उस दिन, और ऐसे गाने के लिए जिसको मुझे लगा कि आई डिजर्व इट, और बहुत अच्छा फिल्म था सब कुछ। लेकिन दुख इसलिए था कि पंचमदा नहीं देख सके। जी। पंचमदा ने कोई सक्सेस देख कर नहीं, वो जाते समय वो कहते थे ना उनका समय ठीक नहीं चल रहा, सारे वही समय देख कर गए। अगर वो रहते, वो देखते कि किस तरह से लव स्टोरी 1942 का सक्सेस मिला, और लोगों को, मतलब एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जी। कुछ ना कुछ, चारों तरफ इस देश में वही गाने बजते थे उस जमाने में, पर पंचमदा वो देख नहीं पाए, वो चले गए उसके पहले। तो मुझे वो, आई फील वेरी सैड कि पंचमदा नहीं थे उस दिन। वो एक सैडनेस था, लेकिन बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि उसके बाद वो फंक्शन में मुझे फिल्म फेयर मिला और मैं उतरी, और फिर लता जी आई स्टेज में, उनको लाइफ अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा था जी। और लता जी अपने स्पीच में कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि कविता कृष्णमूर्ति को अवार्ड मिला। वाह। मैंने कहा ये तो फिल्म फेयर से भी बहुत बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। चुपके से ये क्या हुआ, चुपके से
कविता जी, आपने कितने सारे दौर बदलते हुए देखे हैं। एक जमाना था जबकि रिकॉर्डिंग लाइव हुआ करती थी और म्यूजिशियंस के साथ पूरा टेक करना पड़ता था, फिर ट्रैक्स आए हैं और फिर इतना सारा सब कुछ बदल गया है। आपको क्या लगता है कि गाने की क्वालिटी और उसकी लोकप्रियता की बात हम नहीं करें, लेकिन गाने का जो आनंद है वो क्या अभी भी बचा हुआ है? कभी कभी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं रूह कम हो जाता है। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे खयाम साहब के जो मैंने गाए, मैं सोच ही नहीं सकती कि खयाम साहब के गाने ट्रैक के बाद डब हों। उनका जैसे रजिया सुल्तान का गाना सुन लीजिए, ए दिले नादान जी, जो लता जी ने गाया, आप सोच सकते हैं कि लता जी वो गाना डब करेंगी ट्रैक के ऊपर? नहीं, वो ऐसा लगता है कि वो रेगिस्तान में वो गा रही है और सारे म्यूजिशियन साथ चल रहे हैं। वायलेंस की मूवमेंट, वो मतलब म्यूजिक का जो इंस्ट्रूमेंट्स की जो गूंज होके वहां से जो वॉइस आई, एक वॉइस निकली एक साथ, वो जो माहौल है। कुछ कुछ गाने मुझे लगता है कि कुछ कुछ गाने वापस कभी नहीं रिकॉर्ड हो सकता अगर वो लाइव ना हो, कुछ कुछ गानों के बारे में। लेकिन अगर हम आजकल के दिनों में चल रहे हैं तो वी शुड वॉक विथ टेक्नोलॉजी। तो उस हिसाब से फ़ायदा ये है कि आपकी आवाज़ ठीक भी नहीं है तो वो गाना फिर वापस और एक दिन डब कर सकते हैं क्योंकि ट्रैक है। और कभी लंबी सांस की जो लाइनें हैं, अब आपको इतनी स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं कि आप वो एक साथ ही गाएं, रुक के गा सकते हैं, रुक के गा सकते हैं, एक एक वर्ड पंच होता है। तो वो सब बातें बहुत फ़ायदा देती हैं आजकल। एक चीज़ जो आज तक मैं अभी भी उसके बारे में पूरी सहमत नहीं हूँ कि ये जो क्या पिच करेक्शन जिसको बोलते हैं, कि आप एक एक वर्ड गाओ, आपका एक वर्ड गलत है, आपको सिर्फ एक वर्ड गानी है, उसको फिर डालो, फिर मशीन से पिच करेक्ट करो। मेरे हिसाब से अगर आप सिंगर हैं तो थोड़ा बहुत सुर में ताल में तो आपको होना ही चाहिए। अगर हर चीज़ मशीन करेगा तो आपके क्या गुण रह गए फिर? तो फिर आप माफ करना, कोई भी किसी को भी रास्ते में बुला के लेके आए जिसकी आवाज़ थोड़ी सी भी अच्छी है उसे गवा लो। मेरा ये कहना है, देखिए मैं आपसे एक बात कहूँ कि आप मन्ना दा के गाने सुन लीजिए, लता जी के गाने सुन लीजिए, आशा जी के गाने, वो लोग ट्रेंड प्लेबैक सिंगर्स थे और उनके गाने लोग सुनते थे। जब लोग सुनते थे उनको क्या लगता था कि मुझे भी सिंगर बनना है, मैं भी ये गाना नहीं, वो रिस्पेक्ट देते थे कि ये प्लेबैक सिंगर्स हैं, इनकी प्रोफेशन है, दे आर ट्रेन टू डू दिस। और आज ऐसा लगता है कि कोई ज़रूरत नहीं है ट्रेनिंग के लिए, कोई भी सिंगर बन जाओ, मतलब ऐसा ही गाना बजना चाहिए जो ऑडियंस साथ में गाए। क्यों भाई ऑडियंस क्यों साथ में गानी चाहिए आपके साथ? कोई ज़रूरत नहीं ना। उस्तादों का गाना फिर क्यों हम सुने? कहीं तो लगना चाहिए ना कि ये तारा है, यहाँ तक हम पहुँच नहीं पा रहे हैं, ये म्यूजिक तक हम, तो वो एक जो बात होती है वो भी तो महसूस होना चाहिए। हर बात पे हम ऑडियंस के लेवल पे आ जाएं तो कल हमारे बच्चों के लिए क्या म्यूजिक रहेगा? थोड़ी तो उनकी स्टैंडर्ड्स आप अपग्रेड करो ना, लिरिक्स के हिसाब से, कॉम्पोजिशन के हिसाब से। धीमे धीमे गाओ, धीरे धीरे गाओ, हौले हौले गाओ, तेरे लिए पिया गुनगुन मैं गाती जाऊं, चुन चुन पायल छनकाऊं, सुन सुन कब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। गुलशन महके महके, ये मन बहके बहके, और तन दहके दहके, क्यों है बता पिया? मन की जो हालत है ये तन की, जो रंगत है ये तेरी मोहब्बत है ये पिया पिया पिया। गुनगुन मैं गाती जाऊं, छुन छुन पायल चमकाऊं, सुन सुन तब से दोहराऊं, पिया पिया पिया। दोस्तों, आप सुन रहे थे सुरीली गायिका कविता कृष्णमूर्ति से यूनुस खान की ये दिलचस्प बातचीत। आज भी बातचीत का सिलसिला खत्म नहीं हो रहा है। अगले हफ्ते इस बातचीत का अगला हिस्सा लेकर हम हाजिर होंगे। चलने से पहले आपको ये भी बता दें, इस कार्यक्रम में हमारी रिकॉर्डिंग इंजीनियर थी तेजश्री शेट्टी। इस कार्यक्रम की प्रस्तुत करता है मनीषा जैन। पिया पिया जिंदगी में तू आया तो, धूप में मिला छाया तो, जागे नसीब मेरे, अनहोनी को था होना, धूल बन गई है सोना, आके करीब तेरे।
सितारे। सरगम के सितारे।